जय हिंद बच्चों, मैं चंदन कुमार शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि हम लोग पीछे देख सकते हैं, पहले क्लास हम लोग कर चुके हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। तो थोड़े समय में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़े थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय था यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप हम लोग बात किए थे कि ये क्या है, एक महादेश है। इसी में राष्ट्रवाद की बात हुई थी। हम लोग थोड़ा कम समय लेंगे और आज एक नया चीज सीखेंगे। इसमें हम लोग पढ़े थे राष्ट्रवाद के बारे में। राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद का जो शाब्दिक अर्थ था वह था राष्ट्रीय चेतना का उदय। हम लोग बात किए थे राष्ट्रवाद के बारे में, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय चेतना का उदय। यानी अगर हम सिंपल बात करें तो हम अगर अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम रखते हैं तो हमारे अंदर कौन सी भावना है? राष्ट्रवाद की भावना है। अगर कोई राज्य अगर दूसरे राज्य के लोगों को किसी भी मुद्दे को लेकर उन्हें पसंद नहीं करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वैसे राज्य या वैसे राज्य के जो निवासी हैं उनमें राष्ट्रवाद की भावना नहीं है। हमें एक अपने जो भारत है या किसी भी भौगोलिक जो राष्ट्र में हम रहते हैं उनके सभी राज्यों के भाषा से लेकर हर एक चीज को का सम्मान करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये आसान भाषा में राष्ट्रवाद की परिभाषा हो सकती है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे राष्ट्रीय चेतना का उदय, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण का आभास हो, वही क्या है? राष्ट्रवाद है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी पुनर्जागरण काल से, और पुनर्जागरण काल की शुरुआत इटली से हुई थी। ये हम लोग कल यानी पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े थे तो हम ये देखे थे कि यूरोप में राष्ट्रीयता की जो भावना थी उसके दो महत्वपूर्ण योगदान थे। पहला था फ्रांस की क्रांति और दूसरा था नेपोलियन बोनापार्ट के आक्रमण। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इन दोनों के बारे में। मैंने ये भी बोला था कि जो फ्रांस की क्रांति है वो बहुत ही बेहद ही इम्पोर्टेंट है। इसकी शुरुआत का जो डेट है उसे याद रखना था, 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। और ये बैस्टिल के पतन के साथ यह क्रांति की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन आता है कि बैस्टिल किसका प्रतीक है? तो बैस्टिल जो जेल है वह किसका प्रतीक है? तो निरंकुशवाद का प्रतीक है। ठीक है। इसके आगे हम लोग पढ़े थे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कि नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप में, और इसने नेपोलियन संहिता या नेपोलियन कोड की स्थापना की थी, जो कि 1804 में की थी। और इतने सारे उसने बदलाव किए थे। और इसी के साथ साथ नेपोलियन ने इटली में ट्रांसपेडेन गणराज्य एवं सिसेलपाइन गणराज्य की स्थापना की। और उससे भी इम्पोर्टेंट, जर्मनी में इसने राइन संघ की स्थापना की थी। और इस राइन संघ में 39 रियासतें मौजूद थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये वीवीआई था, हम लोग कल बात किए थे। इसके बाद हम लोग आगे पढ़े थे कि नेपोलियन का जो पतन हुआ था वह वाटरलू की लड़ाई में हो गई थी, और वो हुआ था 1815 में। और इसे जो विजयी शक्तियां थी उसे सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दी थी, और 52 वर्ष की उम्र में 1821 में इसकी मृत्यु हो गई, और इसका पूरा चैप्टर ही समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़े थे वियना कांग्रेस के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस, ये जो सम्मेलन हुआ था इसका उद्देश्य ही था कि यूरोप में उस शांति संतुलन को स्थापित करना जिसे नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया था। ठीक है। इसकी जो स्थापना यानी आयोजन हुआ था 1815 में हुआ था। इसका आयोजन वियना की राजधानी ऑस्ट्रिया में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक ने किया था। ठीक है, ये हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, थोड़ी देर में क्लास आगे भी बढ़ेगा। इसके बाद हम लोग आगे पढ़े थे मेटरनिक के बारे में। मेटरनिक एक कट्टर यानी घोर प्रतिक्रियावादी था। ये एग्जाम में भी आता है, प्रतिक्रियावादी था। ये हम लोग कल वर्ड को समझे भी थे। इसके बाद
इसने पुरातन व्यवस्था को फिर से पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया था। इसके लिए इसने फ्रांस पर बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना की और फ्रांस का जो अगला राजा था वो लुई 18वां को बना दिया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे, लुई 18वां के बारे में पढ़े थे। लुई 18 ये क्या किया था कि परिस्थितियों को भांप लिया था और इसने क्या किया कि पुरातन जो व्यवस्था वाले जो लोग थे उनको भी और सुधारवादी जो लोग थे उनको भी एक साथ रखने का प्रयास किया ताकि उस समय कोई भी क्रांति नहीं हो, लेकिन फिर भी इसके छोटी सी एक गलती की वजह से क्रांति हो गई। यहाँ तक हम लोग क्लास में कर लिए थे। यहाँ पर एक चीज हमको समझाना है कि हम लोग को इतिहास में बहुत सारे बच्चों को ये इश्यू होता है कि सर इतिहास में एक ऐसा विषय है कि थोड़ा सा बोरिंग भी है और उसमें बहुत सारे डेट्स भी होते हैं। तो हम लोग एक चीज को अपने जीवन में लाएंगे, अपने स्टडी के शेड्यूल में लाएंगे कि इतिहास को पढ़ते समय किन बातों का ध्यान रहे। जब हम लोग एक सर्टेन टॉपिक्स को पढ़ लेंगे तो वहां पर हम लोग एक नया काम शुरू करेंगे, अब टाइम लाइन को बनाना। ये हो सकता है आपके लिए नया हो, लेकिन इतिहास पढ़ते समय इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अब ये टाइम लाइन क्या है, कैसे बनाएंगे, वो हम आपको बता दे रहे हैं थोड़ा सा समय लेकर। जैसे अगर हम लोग की शुरुआत इस चैप्टर से हुई थी तो शुरुआत में एक समय सबसे पहले हम लोग बात किए थे 1789 की बात। अगर हम एक टाइमलाइन को बनाते हैं तो उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हमारा जो दिमाग है उसको व्यवस्थित कहानी की तरह रखता है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसको याद रख पाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक व्यवस्थित टाइम को लिखेंगे और उस दिन या उस साल जो घटनाएं घटी थी उसको हम लोग लिखेंगे आगे। तो जहां तक हम लोग पढ़ाई किए हैं उतना टाइमलाइन आज बना लेंगे, फिर जैसे आगे बढ़ेंगे आपको भी बनाना है अपने तरीके से बिना देखे हुए। तो हम लोग बात करें पहला, ये एक डेमो है, आप इसको घर पे प्रैक्टिस करेंगे कि 1789 में कौन सी क्रांति हो गई थी, फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, दूसरा हमारे पास टाइम था 1804। इसमें दो घटनाएं घटी थी। एक घटना ये हुआ था कि फ्रांस का जो शासक था वो कौन बन गया था, फ्रांस का शासक नेपोलियन बन गया था। ये आपको फोटो में आपको दिख नहीं, ये लुई 18वां है, नेपोलियन बना था। और इसी नेपोलियन ने 1804 में ही नेपोलियन संहिता की भी स्थापना की थी। तो आपको इस तरीके से कॉपी में लिखना है ताकि एक टाइमलाइन अच्छे से दिखे और आपके माइंड में वो मेकअप हो जाए। इसके जस्ट बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस हुआ था। वियना कांग्रेस हुआ था, वियना कांग्रेस या इसी को वियना समझौता भी कहते हैं। इसके जस्ट बाद आगे चलेंगे चौथा में तो 1830 की जो क्रांति हो गई, अभी उसको हम लोग पढ़ेंगे, जिसे जुलाई की क्रांति भी कहा जाता है। यहाँ तक हम लोग पढ़ाई किए थे। इसके बाद अगर हम लोग और आगे बढ़े तो जो कि आगे पढ़ना है 1831 में, फिर है 1832 में यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना कर दिया जाता है। यंग इटली और यंग यूरोप जो कि मेजनी के द्वारा किया जाएगा और इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसको कहते हैं टाइमलाइन, जो कि इतिहास में पढ़ते समय इसको बनाना बहुत ही जरूरी है अगर आप इतिहास को भूलना नहीं चाहते हैं तब। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे और ये ध्यान रखना है कि ये जो संवैधानिक घोषणा पत्र था, यहाँ संविधान लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी पहली बार हुआ था जब एक राजा होते हुए भी राजतंत्र का पोषक नहीं करके यानी राजा होने के बावजूद भी संविधान से संबंधित नियम को लागू करवाया गया था। ठीक है, नियम लगाया गया था। ठीक है, और ये हुआ था 2 जून 1814 को। ध्यान देना है कि संवैधानिक घोषणा पत्र की स्थापना किसने की थी, तो लुई 18वां ने। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लुई 18वां ने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गया है आज का टॉपिक है
ध्यान से देखेंगे, जुलाई 1830 की क्रांति। अब चूंकि ये 1830 में घटित हुई होगी और ये जुलाई में ही हुई होगी, इसलिए इसका नाम रखा गया है जुलाई 1830 की क्रांति। अब हम लोग अभी पढ़े थे कि 18वां था, लेकिन कई कारणों से उसकी भी गलती हो गई और उसे भी रिप्लेस कर दिया गया, हटा दिया गया। उतना डीप में हम लोग को नहीं पढ़ना है कि प्रत्येक राजा के बारे में अच्छे से पढ़ें, उसके बाद कौन है। मुख्य मुख्य जो हमारे नोटबुक में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग पढ़ेंगे। जो जुलाई 1830 की क्रांति हुई थी, इस समय जो शासक था ये चार्ल्स टेन था। ये वीवीआई क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि जुलाई 1830 की जब क्रांति हुई थी तो उस समय फ्रांस का शासक कौन था? चार्ल्स टेंथ था। लेकिन जहां लुई 18वां एक प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी दोनों को साथ लेकर चलता था, लेकिन यहाँ पर चार्ल्स टेंथ ऐसा नहीं था। चार्ल्स टेंथ निरंकुश था एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। जैसे कि हम लोग इसके उदाहरण में मेटरनिख के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। मेटरनिख जो कि ऑस्ट्रिया के चांसलर था। उसके बाद लुई 16वां के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सब किसके प्रतीक हैं? निरंकुशता के। ठीक है, ये सभी शासक निरंकुश थे और चार्ल्स टेंथ भी वैसा ही निकला, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता, जो नेशनलिज्म हम लोग देख रहे हैं, जब वो उभर रही है तथा जनतांत्रिक भावनाओं को दबाने का कार्य किया, जो कि बहुत ही घटिया काम था उस समय के राजनीतिक में। इसके द्वारा प्रतिक्रियावादी, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि चार्ल्स टेंथ ने किसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो वो था पोलिगनेक। बहुत ही इंपोर्टेंट, इसको आप वीवीआई लगाएंगे, ठीक है, जो एग्जाम में आने के लिए इंपोर्टेंट है। तो इसके द्वारा एक, ये तो पोलिगनेक भी क्या था? प्रतिक्रियावादी ही था। तो शासक भी प्रतिक्रियावादी और उसका प्रधानमंत्री भी प्रतिक्रियावादी। तो समझिए कि अब शासन व्यवस्था जो राजनीतिक होने वाली है वो कैसी होने वाली है। अब पोलिगनेक ने पूर्व में, यानी कि जो पहले से लुई 18वें के द्वारा जो समान नागरिक संहिता, जिसे संवैधानिक घोषणा पत्र जो बोलते हैं, वो जो लागू की गई थी, उसी के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग, जिसको मैंने बताया था आपको कि अभिजात वर्ग को ही कुलीन वर्ग कहा जाता है, यानी कुलीन कहो या फिर अमीर कहो, ठीक है। तो अभिजात वर्ग की स्थापना कर दी तथा उसे विशेषाधिकारों से विभूषित करने का प्रयास किया। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि विशेषाधिकारों को समाप्त किसने किया था? नेपोलियन ने। लेकिन इसने फिर से वापस वही चीज लाया कि भाई अभिजात वर्गों का ही अभी भी प्रभुत्व होगा शासन पर। इसके बाद हम लोग पढ़े तो प्रतिनिधि सदन, जो कि उस समय जनता के लिए कार्य करता था, तो प्रतिनिधि सदन एवं अन्य उदारवादियों ने पोलिगनेक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट कर दिया। जाहिर सी बात है, जिस चीज से जनता को कुछ अधिकार मिलने वाले थे उसको भी हटा दिया गया और फिर से अभिजात वर्ग की स्थापना कर दी गई, तो असंतोष प्रकट होना जाहिर था। लेकिन अब राजा होने के नाते प्रजा का जो असंतोष है उसको सही करने के बदले चार्ल्स टेन ने क्या किया कि चार्ल्स टेन ने इस विरोध के प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को एक 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्व, जो भी राष्ट्रीयता की बात हो रही थी उसके लिए, राष्ट्रीयता की तो उदार तत्व का गला घोटने का प्रयास किया। इसने उल्टे में ऐसे 4 अध्यादेश ला दिए जिससे उदारवादियों का जो तत्व था, जो राष्ट्रवादी, जो प्रजातंत्र जैसी घटनाएं थी, उसका गला इसने घोटने का और प्रयास किया। और इस अध्यादेशों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जुलाई 1830 ईस्वी से गृह युद्ध आरंभ हो गया। गृह युद्ध मतलब हम लोग ये समझते हैं कि अगर कोई देश है, देश के अंदर ही जो पब्लिक हो, अंदर ही जो लोग हो, जो पीपल हो, वो आपस में ही लड़ने लगे, वही होता है गृह युद्ध। अब यहाँ पर फ्रांस में गृह युद्ध आरंभ हो गया और इसीलिए इसे 18 जुलाई 1830 की क्रांति भी कहते हैं। अब इसका परिणाम देखते हैं। परिणाम क्या हुआ कि चार्ल्स टेंथ फ्रांस की राजगद्दी को त्याग कर कहाँ पलायन हो गया? इंग्लैंड। इंग्लैंड पलायन हो गया, यानी कि भाग गया।
क्योंकि उसे पता था कि अगर उदारवादी लोगों को वो मिलता तो जाहिर सी बात है उसको मार देते। और इस प्रकार फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन का अंत हो गया। हम लोग इसको पढ़े थे कि क्रांति से 1789 की क्रांति से पहले भी बुर्बो राजवंश था, ठीक है, बुर्बो राजवंश था। और जब 1815 का जो वियना कांग्रेस हुआ था उसके बाद भी पुनः इसी राजवंश को पुनः स्थापित किया गया था, लेकिन 1830 की इस जुलाई क्रांति ने बुर्बो राजवंश के शासन का अंत कर दिया। अब किसी को तो यहाँ पर शासन देना ही था। अचानक से कोई राष्ट्रवादी पूरी तरीके से लोकतंत्र जैसी व्यवस्थाएं करने में सक्षम नहीं थे, तो जो भी वंश में ही थोड़ा सा जो अच्छा था उसको दिया गया। अब बुर्बो वंश के स्थान पर आर्लेन्स वंश, इसको ध्यान रखना है कि 1830 की क्रांति के बाद कौन से वंश को पुनः स्थापित किया गया, तो आर्लेन्स वंश को गद्दी सौंप दी गई। इस वंश के शासक लुई फिलिप थे। यहाँ ध्यान देना है लुई फिलिप पर। राजा का भी टाइमलाइन बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। उदारवादियों, पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त की थी। तो ये लोगों ने लुई फिलिप को चुना था, ये अपने से नहीं बैठा था। बुर्बो वंश के स्थान पर आर्लेन्स वंश की जो स्थापना थी वह लोगों के द्वारा ही की गई थी। अतः उसकी नीतियां भी उदारवादियों के पक्ष में तथा संवैधानिक शासन के निर्माण के लिए रही। यानी कि ओवरऑल जनता को वैसा राजा मिला जो संवैधानिक शासन और उदारवादियों के पक्षधर था। ठीक है, इतनी क्रांतियों के बाद उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा और इसी तरीके से समझना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक बार फिर से बोल रहे हैं कि किसको ध्यान रखना है। पहला कि जुलाई 1830 की क्रांति के समय शासक कौन था, वह चार्ल्स टेंथ था। चार्ल्स टेंथ ने किसको अपना प्रधानमंत्री बनाया, तो उसे तो पोलिगनेक को बनाया। और पोलिगनेक भी कैसा था, प्रतिक्रियावादी राजा था। पोलिगनेक ने क्या किया कि समान नागरिक संहिता के स्थान पर अभिजात वर्ग की स्थापना कर दी और इसके प्रति भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और असंतोष का प्रकट कर दिया लोगों ने। और अंततः 1830 में गृह युद्ध शुरू हुआ, जिसके वजह से चार्ल्स टेंथ को पलायन करके इंग्लैंड भागना पड़ा। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग अगले वीडियो में राजा जितने भी हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं उन राजाओं का भी टाइमलाइन बनाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद है कि जुलाई 1830 की क्रांति का प्रभाव क्या हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक घटना का प्रभाव होता है, उसका परिणाम होता है। क्या प्रभाव था इसका हम लोग इसको समझेंगे। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित कर दिया। जो क्रांति जो 1789 में हुई थी और उसके जो सिद्धांत थे जिसको मेटरनिक और अन्य प्रतिक्रियावादियों ने धूमिल कर दिया था, वह फिर से आज पुनर्जीवित कर दिया गया तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को निर्मूल सिद्ध कर दिया गया था। जो भी वियना कांग्रेस में उद्देश्य स्थापित किए गए थे उसको पूरी तरीके से हटाने का काम किया और इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर, यह ध्यान रखना है, इस क्रांति का जो प्रभाव था वो केवल फ्रांस पर नहीं पूरे संपूर्ण यूरोप पर पड़ा और राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की भावना का प्रस्फुटन हुआ। एक बार फिर से लोगों के मन में जरूर आ गया कि भाई हमें भी राष्ट्रवाद यानी हम भी आजाद हो पाएंगे, हम भी लोकतंत्र जैसी शासन व्यवस्था को स्थापित कर पाएंगे। और फिर से एक बार पूरे यूरोप में लोगों के अंदर देशभक्ति जागृत हो गई, जिससे यूरोपीय राज्यों के राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधारों तथा लोकतांत्रिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया। ये बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट था प्रजातंत्र और राजतंत्र के बीच में। हालांकि ये कॉन्सेप्ट 1789 क्रांति में आ गया था और उसके बाद नेपोलियन के आक्रमणों के बीच में, लेकिन फिर भी वह धूमिल था क्योंकि ये पहली बार हुआ था। लेकिन अब जाके लोगों के मन में इसका पूरी तरीके से डिफरेंस पता हो गया और लोगों के मन में भी ऐसा लोकतांत्रिक विकास का मार्ग जैसे चीजें शुरू हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1830 की क्रांति कंप्लीट हो गई, लेकिन आप जानते ही हैं कि जब नए नए बदलाव होते हैं तो नया बदलाव के पक्ष में बहुत कम लोग होते हैं
लेकिन पुरानी व्यवस्था के विरोध में समर्थन में बहुत सारे लोग अभी भी थे। अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जो प्रतिक्रियावादी थे और वो चाहते थे कि प्रजातंत्र नहीं, फिर से वही तंत्र आए, कौन सा, राजतंत्र आए। अब यहाँ पर कौन सी ऐसी घटनाएं घट गई, लुई फिलिप तो इतना अच्छा राजा था, उदारवादी शासक था, ऐसा क्या गलती हो गया कि फिर से उसे 1848 की क्रांति को देखना पड़ा। 1848 की क्रांति के समय जो शासक था वह था लुई फिलिप, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे। लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, इसको भी हमने पढ़ लिया था। इसने अपने विरोधियों को, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो गया कि विरोधियों का मतलब किए हुआ कौन, प्रतिक्रियावादी, यानी जो लोग पुरातन व्यवस्था का समर्थक कर रहे थे वो इसके विरोधी थे। तो उन विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन कर दिया। यानी एक, इससे पहले हम लोग दो वर्ग पढ़ रहे थे, एक था अमीर वर्ग जिसे हम लोग कुलीन या अभिजात वर्ग कहते थे, और इससे पहले साधारण लोग थे। लेकिन इसने एक मध्यम वर्गीय नीति को अपनाया। मध्यम वर्गीय नीति का मतलब इन दोनों के बीच में, ध्यान से देखेंगे, साधारण जो लोग थे उन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। ठीक है, स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति यानी कि दोनों, प्रतिक्रियावादी जो कि पुरातन व्यवस्था चाहते थे और राष्ट्रीयता जो चाहते थे, उन दोनों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। और इसी के चक्कर में एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा कि 1840 में लुई फिलिप ने गीजो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। यही एक लास्ट इसका गलती था जिसकी वजह से इसे क्रांति देखनी पड़ी। ये गलती था, गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, जो कि क्या था, देखिए यहाँ पर कट्टर प्रतिक्रियावादी था। जो सामंजस्य होने चाहिए थे वो यहाँ इसके प्रधानमंत्री बनने से टूट गया, क्योंकि यह भी क्या था, घोर प्रतिक्रियावादी था। अब लुई फिलिप के पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था, वो बस जस्ट एक राजा बनकर रह गया, राजा बनकर आ गया। इसका जो भविष्य था, भविष्य में कौन सी नीतियों को लगाना है, इसका कौन सा विदेश नीति होगा, कैसे लोगों को खुश करना है, कौन सी चीजें लागू करनी है, इसके बारे में से कुछ नहीं पता था। और न ही उसे विदेश नीति में ही किसी तरह की सफलता हासिल हो रही थी। उसके शासनकाल में देश में भूखमरी, यहाँ देखिए भूखमरी, बेरोजगारी व्याप्त होने लगी, जिसकी वजह से गीजो की आलोचना होने लगी कि भाई आप प्रधानमंत्री हो, आपके रहते हुए भी भूखमरी और बेरोजगारी व्याप्त रहे तो फिर किस बात के प्रधानमंत्री। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थियस के नेतृत्व में, थियस एक व्यक्ति का नाम है, थियस के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया गया। भोज मतलब पूरी तरीके से व्यवस्था खाने पीने की। जगह जगह अवरोध लगाए गए, रुकावटें लगाई गई। लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया। 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी त्याग कर और इंग्लैंड यह भी पलायन कर गया, यह भी चला गया। इसके उदारवादी होने के बावजूद भी ये भूखमरी, बेरोजगारी और सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं होने की वजह से इसे भी अपना राजगद्दी छोड़ना पड़ा। नेशनल असेंबली जिसकी स्थापना 1789 क्रांति के बाद लोगों ने अपने लिए किया था, गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान करने का और काम के अधिकार की गारंटी दे दी। ये बहुत ही बड़ी घटना थी फ्रांस के लिए कि अब जाकर जितने भी वयस्क पुरुष थे उन्हें, और 21 वर्ष से पार हो चुके थे, उनको मतदान का अवसर मिला। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज नहीं हुआ, यहाँ पर केवल पुरुषों को मिला था, महिलाओं को नहीं मिला था। ये ध्यान रखना है, यहाँ जो मतदान का जो राइट मिला था वो केवल पुरुषों को मिला था, महिलाओं को नहीं। इसके बाद है गणतंत्रवादियों का नेता लामार्टिन। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर फिर से कॉन्फ्लिक्ट होगा। गणतंत्रवादी मतलब क्या हुआ, राजतंत्र, सॉरी प्रजातंत्र, ठीक है। और सुधारवादियों का नेता लुई ब्ला था। अब यहाँ दो वर्ड है, सुधारवादी और गणतंत्रवादी। यहाँ पर दोनों को डिफरेंस थोड़ा सा हमें समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर गणतंत्रवादी का मतलब यहाँ पर यह हुआ
कि भाई जो भी पहले का जो शासन चल रहा है राजतंत्र, इसे पूरी तरीके से किसी भी वजह से हटा दो। लेकिन यहाँ जो सुधारवादी जो थे, यह चाहते थे किसी राजतंत्र में कुछ सुधार करके और शासन चलाया जाए। लेकिन ये चाहते थे कि नहीं, सुधार वगैरह कुछ नहीं, पूरी तरीके से राजतंत्र को हटा दीजिए और गणतंत्र को ला दीजिए। इन दोनों में ये बात हमेशा कन्फ्लिक्ट कर रहा। शीघ्र ही दोनों में मतभेद आरंभ हो गया और लुई नेपोलियन, वो नेपोलियन बोनापार्ट नहीं, ये लुई नेपोलियन है, नया फ्रांस का सम्राट बना दिया गया लुई नेपोलियन को। ठीक है, अभी आपने दो क्रांति देख लिया। दो क्रांति में पहला हम लोग रिवीजन भी कर चुके हैं। इसमें क्या याद करना है कि शासक कौन था? लुई फिलिप। कैसा शासक था? तो उदारवादी था। और इसने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी कि गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। क्वेश्चन ये आता है कि लुई फिलिप ने किसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? गीजो को। और गीजो कैसा व्यक्ति था? कट्टर प्रतिक्रियावादी था, घोर प्रतिक्रियावादी था। और किसने? लुई फिलिप ने स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन भी किया था। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। इसके बाद आपको ये रखना है कि कहां पर और किसके नेतृत्व में भोज का आयोजन किया गया था। तो 22 फरवरी 1848 को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में भोज का आयोजन किया गया था। और आखिर में जाकर नेशनल असेंबली ने 21 वर्ष के ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और अंत में लुई नेपोलियन को फ्रांस का नया राजा बनाया गया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, क्योंकि एक दिन में ज्यादा हम लोग पढ़ेंगे तो शायद चीजों को माइंड में रिकेप करने में प्रॉब्लम होगा। तो आज हम आपके लिए होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, जिसे बिना देखे भले रिवीजन आप पहले कर लीजिएगा। 2 टाइमलाइन बनाना है। एक टाइमलाइन आप जो ईयर्स है, जैसे 1789 में कौन सी घटनाएं हुई, तो ईयर्स के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे घटनाएं, और एक तरफ घटना एक तरफ ईयर। और दूसरा टाइमलाइन में आप ये बनाएंगे कि राजा कौन कौन से थे और कब कब बदल गए। तो राजा और कब बदल गए इसका, या फिर राजा का बस एक क्रम आप बना देंगे, जैसे लुई 14वां, ठीक है 14वां, फिर लुई 16वां, क्योंकि 15 के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना होता है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वही। उसके बाद 17 का भी कोई इम्पोर्टेंट ही नहीं है, वो बीच में आया था कुछ महीनों के लिए, लेकिन उसका हम लोग को पढ़ाई नहीं करना है। तो लुई 16वां के बाद लुई 18वां हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े थे तो चार्ल्स 10th पढ़े थे, चार्ल्स 10th आया था। और इसके बाद हम लोग पढ़े थे लुई फिलिप। ठीक है, लुई फिलिप पढ़े थे। और इसके बाद आप देख सकते हैं नेपोलियन, लुई नेपोलियन। तो ऐसे आप लोग को टाइमलाइन भी अपने फेयर के कॉपी में बनाना है, जिससे आप इस पूरे इस पूरे इतिहास को कहानी की तरह पढ़ सकें। तो उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। रुकिए।